अगले दिन ऑफिस से वापसी पर सदर दरवाजा खुलते ही उसे जो पहला चेहरा नजर आया वो जन्नत कमाल का चेहरा था। नक सक से तैयार, फ्रेश और निखरे वजूद के साथ वो उसके इंतजार में खड़ी थी। फारिस की पेशानी पर बल आ गए। मिसेस शेराजी लाउंज में मौजूद थी। तभी अपने तासुरात नरम रखता वो दिल ही दिल में करते हुए अंदर दाखिल हुआ था। वो सोफे पर बैठा तो मुलाजमा को डाइनिंग हॉल में खाना लगाने का हुक्म देते हुए जन्नत कमाल भी उसके पास आकर बैठ गई थी। जब्त करके वो मिसेस शेराजी की तरफ मुतवज्जा हो गया, उनसे बातचीत करने लगा। इस दौरान जन्नत जबरदस्ती ही गुफ्तगू में अपना हिस्सा डालती रही। डाइनिंग टेबल पर तो उसने इंतहा कर दी। फारिस, ये फिश कबाब ट्राई करो, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। उसके बराबर में बैठकर उसकी प्लेट में खुद से खाना निकालते हुए उसे यूं मुखातिब हो रही थी जैसे उनके माबैन इस तरह की बातचीत होती रही हो। फारिस का पारा आसमान को छू रहा था। सामने मिसेस शेराजी मौजूद थी। अब ना तो वो गुस्सा दिखा सकता था, ना ही उसके हाथ झटक सकता था। बिरयानी कैसी लगी? चमचे को सख्ती से दबाते हुए उसने दांत पीसे। ठीक है, सिर्फ ठीक है, मैंने इतनी मोहब्बत से बनाई है। मिसेस शेराजी ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। और ये पास्ता भी लो ना। नहीं, बस काफी है। उसने जब्त से जन्नत को रोका, लेकिन वो नहीं रुकी। अपनी मनपसंद डिशेस उसकी प्लेट में जबरदस्ती डालती रही। शाम के खाने के बाद वो मुश्तल असाब के साथ लॉन में काफी देर टहलता रहा था। गहरी सांसें लेते हुए खुद पर अपने गुस्से पर कंट्रोल पाने की हर कोशिश करता रहा था। रात गए तक जब वो कुछ हद तक अपने असाब पर काबू पा चुका तो उसने कमरे का रुख किया था और एक बार फिर उसका पारा चढ़ गया था। बेड पर दरमियान में कुशन रखकर हदबंदी किए बेड ग्राउंड से टेक लगाए जन्नत कमाल आराम से बैठी थी। कंफर्टर टांगों पर फैला रखा था, मोबाइल हाथों में था। यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो दबी आवाज में गरा उठा। जन्नत ने सर उठाकर उसे देखा। वो मुश्तल नजर आ रहा था। हालांकि लॉन में टहलते वक्त उसके तासुरात इतने खौफनाक तो हरगिज ना थे। मुझे सोफे पर ठीक से नींद नहीं आती। ये मेरा मसला नहीं। दुरुस्ती से बाजू से पकड़कर फारस ने उसे बेड से उठा दिया था। फिर उंगली दिखाकर उसे वार्न करते हुए पहले सोफे की तरफ इशारा किया, फिर दरवाजे का रास्ता दिखा दिया कि सोना है तो वहां सो जाओ, वरना इस कमरे से दफा हो जाओ। जन्नत लब भींचे अपनी जगह खड़ी रही। वो बेड से कुशन हटाकर यहाँ वहां फेंकने लगा। वो कुछ देर तक अंधेरे में खड़ी उसे देखती रही। फिर उसने आंखों में उभरती नमी को दबाते हुए यूं कंधे उचकाए जैसे कह रही हो कोई बात नहीं। फिर कुशन वगैरह उठाए अपने सोफे पर जा सोई। मुझे तुम्हारा फोन नंबर चाहिए। सुबह सवेरे वो एक और मुतालबे के साथ हाजिर थी। कफ लिंक्स लगाते हुए फारिस वजदान ने लब भींच कर उसे देखा। सफेद प्रिंटेड कमीज पर जर्द रंग के ट्राउजर में मलबूस वो निखरी निखरी सी बहुत फ्रेश लग रही थी। बालों का ऊपर से पफ बनाकर खुले छोड़ रखे थे। चेहरा मेकअप से आरी था। होंठों पर लिप ग्लोस की गुलाबी चमक। नजर हटाकर उसने रुख बदला और टाई की नोट बांधने लगा। वो घूमकर सामने आ गई। कुछ कहा है मैंने? वो सुने अनसुने किए रिस्ट वॉच कलाई पर चढ़ाने लगा। अब क्या मैं आंटी से तुम्हारा फोन नंबर मांगती अच्छी लगूंगी? क्या सोचेंगी वो तुम्हारे बारे में? फारस की आंखों की सुर्खी गहरी हुई। मोबाइल उसके हाथों से कुछ सख्ती से झपट कर तेजी से नंबर टाइप करके उसने मोबाइल बेड पर फेंक दिया। शुक्रिया, वैसे मैं पहली बीवी हूँ जिसे अपने शोहर का नंबर शादी के पूरे 1 माह बाद मिला है। उसने हंसते हुए यूं कहा जैसे ये बड़े आजाज की बात हो। टाई की नोट लगाता वो बिगड़े तेवरों के साथ कमरे से निकल गया। जेरे लब मुस्कुराते हुए वो भी नीचे आ गई थी। नाश्ते की मेज पर वो मुसलसल बोलती रही। मिसेस शेराजी के सामने उसे भी मजबूरन जवाब देना पड़ रहा था। तासुरात कुछ बेहतर थे, मगर उसकी आंखों में गुस्सा था, नफरत थी, हकारत थी। वो ऑफिस के लिए उठा तो जन्नत भी उसके पीछे बाहर आ गई। अब की बार वो सीढ़ियों पर नहीं रुकी थी, बल्कि उसकी गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई थी। वो बैठ रहा था, गुस्सा नाक पर ही धड़ा था, मगर जाने क्यों वो अपने इन तासुरात के साथ भी उसे हरगिज बुरा न लगा। अपना बहुत ख्याल रखना, उसने कहा। सुनी अनसुनी किए वो गाड़ी रिवर्स करने लगा। जन्नत तब तक वहां खड़ी रही जब तक वो गाड़ी निकाल कर वहां से चला नहीं गया। उस दिन पहली बार उसने फारिस को व्हाट्सएप मैसेज किया था। कैसे हो? क्या कर रहे हो? क्या ख्याल है आज शाम का डिनर कहीं बाहर करें? तुम्हारी पसंदीदा डिश कौन सी है? तुम कॉफी ज्यादा पसंद करते हो या चाय?
पसंदीदा कलर कौन सा है तुम्हारा? तुम अपनी बीवी में किस तरह की खूबियां देखना चाहते हो? शाम तक वो फारिस वजदान के व्हाट्सएप पर ब्लॉक हो चुकी थी। वो घर आया तो एक बार फिर वो उसे अपने इंतजार में सदर दरवाजे पर खड़ी हुई मिली थी। अब क्या मैं आंटी को ये बताती अच्छी लगूंगी कि तुमने मुझे व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया हुआ है? मसनूई खुफगी के साथ उसने तेवर चढ़ाकर उससे पूछा था। फारिस एक बाजू पर कोट डाले, दूसरे हाथ में टिश्यू का बैग पकड़े, पेशानी पर बाल डाले खड़ा था। सफेद शर्ट शिकन लिए हुए थी, टाई की नोट ढीली। आज उसकी कुछ पार्टनर्स के साथ मीटिंग थी, तभी वो ताखीर से घर पहुंचा था। कुछ थका हुआ भी लग रहा था। जन्नत को महसूस हुआ जैसे उसे जुकाम की शिकायत हो रही हो। तभी टिश्यू का पैक भी हाथों में ही था। वो उसे कोई भी जवाब दिए बगैर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। डिनर वो बाहर से ही करके आया था। वो कमरे में आई तो कपड़े बदले। वो बेड पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ था, छींकों से कुछ आजिज होकर करवट पर करवट बदल रहा था। पानी का गिलास और टेबलेट्स भी टेबल पर धरे थे। तुम ठीक हो? फिक्रमंदी से पूछते हुए उसने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से टेबलेट्स की शीशी उठानी चाही, मगर फारस ने कोहनी के बल ऊपर होते हुए उसका हाथ झटक दिया। अपने काम से काम रखो। उसकी आवाज नजले से मुतासर लग रही थी। जन्नत ने उसकी सुर्ख पड़ती आंखों में देखा, जिनमें नमी तैर रही थी। पपोटे भारी और सूजे हुए लग रहे थे। तुम्हारे लिए चाय या कहवा लाऊं? अब मुझे तुम्हारी आवाज ना आए। उसने उंगली उठाकर मुतनिबा किया, फिर कंफर्टर खींचते हुए अपना सर तकिए में गाड़ लिया। कुछ देर तक तो वो छींकों से उलझा रहा, लेकिन फिर उसकी आंख लग गई। वो पुरसुकून नींद सो रहा था और इधर सोफे पर जन्नत कमाल बेसुकून बैठी थी। उसने खामोशी का कुफल तोड़ दिया था, मगर फारिस वजदान की सर्द मोहरी नफरत और हकारत थी कि कम होने में ही नहीं आ रही थी। कितना मुश्किल था वो, समझ से कती बाहिर। ना नफरत की वजह बतलाता था, ना अपना कोई नरम रुख दिखलाता था। गहरी सांस लेते हुए उसने कंबल और तकिया उठाया और सीटिंग एरिया में जा सोई। वो हरगिज नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आज फारिस की नींद खराब हो। आइमा की कॉल थी। उसकी फ्रेंड की एंगेजमेंट है, मुझे भी इनवाइट किया है। अपनी बात के इख्तिताम पर उसने फारिस के तासुरात जांचे। शायद वो कुछ देर तक अपना काम मौकूफ करके उसकी जात को अपनी तवज्जो और अनायत के हसार में ले ले। शायद वो इनकार कर दे तो उसका ये इनकार उसके ख्यालात की नफी कर दे, या फिर खुले दिल से इजाजत दे कि अपनी जिंदगी में उसकी मौजूदगी को अहम कर दे। मगर दूसरी तरफ एक मुकम्मल खामोशी थी, ना इनकार ना इकरार। उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो ऑफिस टेबल के सामने खड़ी रही, मुंतजिर निगाहों से उसे देखती रही, मगर दूसरी तरफ खामोशी थी, खामोशी ही रही। फिर वो भारी दिल के साथ स्टडी से बाहर आ गई। मिसेस शेराजी को अपने प्रोग्राम से आगाह करके आयमा को डन का मैसेज भेज दिया। तैयारी करते वक्त बार बार उसकी आंखें भीग रही थी। ऐसा कब तक चलेगा? आखिर कब तक वो अपनी इज्जत को जिल्लत की निगाह से देखेगा? स्याह और गोल्डन कंट्रास्ट में नफीस काम वाला फैंसी ड्रेस, जिसके घेर बाजू और गले पर गोल्डन काम हुआ था, मैचिंग ज्वेलरी, स्याह हील्स, शहद बालों की पोनी टेल बनाई, इतराफ में कुछ लिटों को निकाला, खुद को मजबूत किए, ख्यालात झटलाकर उसने मुकम्मल तैयारी की। 9 बजे उसे आयमा लेने आ गई थी। जाते वक्त लम्हे भर के लिए वो उसकी स्टडी के सामने रुकी थी, फिर सर झटक कर बाहर चली गई। शादी के बाद वो पहली बार कोई फंक्शन अटेंड कर रही थी। यही वजह थी कि वो कुछ नर्वस थी। ना तो इस तरह के आजादाना माहौल की आदी थी और ना ही इस तरह के मलबूसात पहनने थे जिनमें बेशतर खवातीन उसके सामने घूम रही थी। ये जगह, माहौल और लोग सब उसके लिए नए थे। आयमा ने अपनी दोस्तों से उसका तारुफ कराया तो सबकी आंखों में हैरत उमड़ आई। तो ये है वो लड़की जिससे फारिस ने शादी की है। जन्नत को फारिस की वजह से गुफ्तगू का मरकज बनना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा था। दुल्हन की बहन निशा ने उसका हाथ पकड़ा और आयमा से माजरत करती उसे तकरीबन खींचते हुए अपने साथ ले गई। सीढ़ियां चढ़कर उसे ड्रेसिंग रूम में ले आई थी, जहां दीवार गिर आईने के सामने लड़कियों का टोला मौजूद था। कोई लाइनर लगा रही थी तो किसी को अपनी लिपस्टिक से मसला था, किसी को गहरे गले तक तंग कर रखा था, कोई अपने बालों को नए सिरे से सेट कर रही थी। गेस्ट्स, ये मेरे साथ कौन है? निशा ने खड़े खड़े ऐलान किया। लड़कियों की गर्दनें घूमी, सबने सर पैर उसका जायजा लिया। कुछ नर्वस होकर जन्नत ने अपना हाथ छुड़ा लिया।
फारिस की बीवी जन्नत। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। जो जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। उन सब के चेहरों पर एक से तासुरात थे, रश्क और हसद के मिले जुले तासुरात। वो सब की सब इलीट क्लास से ताल्लुक रखती थी। उनका लिबास, ज़िबाइश, इतवार सब मुख्तलिफ था। जन्नत को यकदम अपना आप अजीब लगा। वो उनमें मिसफिट थी। ओह, तो ये है वो, समाज से खनकती हुई खूबसूरत आवाज टकराई। जन्नत ने बेसाख्ता सर उठाया। वो उसके दाएं तरफ बिल्कुल सामने सोफे पर टांग जमाए बैठी थी। सुर्ख रंग का मैक्सी नुमा स्लीवलेस लिबास, सुनहरे ब्राउन बाल हल्का सा कर्ल किए, इतराफ में बिखरे दमकती हुई सफेद रंगत, नीली कांच सी आंखें, मुतनासिब सरापा। वो इतनी खूबसूरत और स्टाइलिश थी कि एक लम्हे के लिए जन्नत भी उसके चेहरे पर से निगाह ना हटा सकी। वो उठ खड़ी हुई, तमस्खर उड़ाती निगाहों से जन्नत का जायजा लेती आगे बढ़ी। तो इस पेंडू से शादी की है फारिस वजदान ने। लफ्ज पेंडू ने इन मॉडर्न लड़कियों को बड़ा महफूज किया। मुस्कुराहट सबके होंठों पर रेंग गई और लड़कियों को तो जैसे ऐसे रिजेक्ट करता था जैसे कोई होड़ ब्याह लाएगा। दबे दबे कह के चहार सो गूंज उठे, गोया इस तबसरे को भी खूब इंजॉय किया गया। जन्नत की आंखों में इज़्तिराब आ ठहरा, रंगत सुर्ख पड़ गई। वो नर्स थी, घबराहट का शिकार भी हो गई। फारिस के हवाले से आज पहली बार उसका एतमाद मुतजलजल हुआ था। वो सर उठाकर जवाब देने की बजाय अपने आप में ही सिमट गई थी। कंधे पर जन्नत की आंखों में इज़्तिराब आ ठहरा, रंगत सुर्ख पड़ गई। वो नर्वस थी, घबराहट का शिकार भी हो गई। फारिस के हवाले से आज पहली बार उसका एतमाद मुतजलजल हुआ था। वो सर उठाकर जवाब देने की बजाय अपने आप में ही सिमट गई थी। कंधे पर उसका हाथ जो ना था, पहलू में वो उसके साथ जो ना था। ना मोहब्बत हमरा थी, ना इज्जत का एहसास था। एतमाद आता भी तो कैसे, वो मुकाबला करती भी तो कैसे। फाइनली तुम्हें भी देख लिया। सहज दहज कदम उठाती वो उसके सामने आ खड़ी हुई। वैसे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा फारिस वजदान को तुम में क्या नजर आया। तुम बता दोगी तो हमें आसानी होगी। एक बार फिर सब हंसे थे उस पर, उसके लिबास पर, उसकी शक्लो सूरत पर, वही जो उसे तुम सब में नजर नहीं आया। सबकी हंसी थम गई। दो टोक और कटीले लहजे में जवाब देकर वो उसी वक्त उनके चुंगल से निकलकर बाहर आ गई थी। उस दिन के बाद से उसने आयमा जहीर के साथ कोई भी फंक्शन अटेंड करने से तौबा कर ली थी। वो फारिस की वजह से नजरों में नहीं रहना, जज नहीं होना चाहती थी, ना अपनी शक्लो सूरत के एतबार से, ना क्लास और लिबास के हिसाब से। तुम आखिर इतने जतन किस लिए कर रही हो? वो ऑफिस टेबल पर कॉफी का मग रखकर पलट रही थी जब फारिस ने लैपटॉप की स्क्रीन से निगाह हटाकर कहा था। वो रुककर कुछ हैरत से उसे देखने लगी थी। वो खुद से मुखातिब हो जाए ऐसा शाज़ो नादर ही होता था, और इन 1.5 माह में तो शायद 2-3 बार ही हुआ होगा। इस रिश्ते को कायम रखने के लिए उसने बिला किसी तमहीद के, बिला किसी कंफ्यूजन या घबराहट के फारिस की आंखों में देखते हुए कहा था, किस रिश्ते को कायम करने के लिए जिसे मैं सिरे से तस्लीम ही नहीं करता। तस्लीम ना करते तो निकाह भी ना करते। अब के वो मुस्कुराई, वो भी मुस्कुराया। बाखुदा उसकी मुस्कुराहट अगर तंजिया ना होती तो कितनी खूबसूरत होती। तस्लीम करना कुछ और है, निकाह करना कुछ और। खुदा की मुकर्रर करदा हदूद की दर्जा बंदी करने वाले तुम कौन होते हो? वो सवालिया निशान बन गई। किस चीज ने उसे इतना नडर और बहादुर बना दिया था? फारिस भी सोचता होगा, किस चीज ने इसे इतना कवि कर दिया है? वो भी सोचा करती थी। तुम इस घर में मेरी माँ की वजह से हो, फारिस ने याद दिलाया था। गलत, मैं इस घर में तुम्हारी वजह से हूँ। मेरा निकाह तुमसे हुआ है। फारिस की आंखों में शोलों की लपक देखकर उसे अंदाजा हुआ वो उसके खराब मूड का ट्रैगर दबा चुकी है। मम्मी को बहू चाहिए थी, वो अपनी मर्जी और पसंद से तुम्हें यहाँ ले भी आई। एक लख्ते को रुककर उसने सर उठाया। मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए होता तो मैं कम से कम तुम्हारा इंतखाब ना करता। क्यों? मुझ में क्या कमी है? उसने सवालिया आबरू उठाई। मैं जवाब देने का पाबंद नहीं। लैपटॉप बंद करके वो फुर्सत से उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। जब तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि मैं इस रिश्ते में सीरियस हूँ और ना ही कभी हो सकता हूँ, तो फिर ये सब किस लिए?
कौन बेवकूफ तुम्हें पट्टियां पढ़ा रहा है? तुम इस तरह मेरे आगे पीछे फिरोगी तो मुझे तुम्हारी आदत हो जाएगी। उसके बाद मैं इस रिश्ते को खत्म करने का ये फजूल सा आइडिया अपने जहन से निकाल दूंगा और हम दोनों हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। वो उसकी जात की धज्जियां बखेर कर तमस्खर उड़ाती निगाहों से अब उसे देख रहा था और जन्नत लबों पर हल्का सा तबस्सुम लिए मुश्किल ही अपने जज्बात पर काबू रख पाई थी। वैसे तुम्हारी ये अदाएं तुम्हारे पहले शोहर के काम नहीं आई। मेरा मतलब है तुम उसके साथ 5 साल रही हो। 5 साल का अरसा कोई मजाक नहीं है। इसके बावजूद तुम्हें तलाक हुई। रूह पहले से घायल थी, वजूद के परखच्चे अब उड़े थे। वो हैरान थी, वो उसके सामने अब तक कैसे खड़ी थी, अपने कदमों पर इस इस्तेहकाक के साथ कैसे डटी हुई थी, कैसे सुन रही थी वो उसके जहर में बुझे इन लफ्जों को जो अंदर ही अंदर उसे छीलनी करते जा रहे थे। तुम्हारी एक मुश्किल आसान कर देता हूँ। मेज पर कोहनियां जमा कर वो आगे हुआ। जिस दिन मैं तुम्हें इस घर से बाहर का रास्ता दिखाऊंगा उस दिन तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतनी रकम होगी कि तुम अगले 10-15 सालों तक घर में बैठकर भी उड़ाओगी तो खत्म नहीं होगी। ये सोचना छोड़ दो कि तलाक के बाद तुम्हारा क्या बनेगा। दौलत मिलेगी तो तुम भूल जाओगी बुरहान कौन था, फारिस कौन है, लफ्ज थे या बुच्छी उसे काट कर गुजर गए थे। उसके लब कप कपा उठे, आंखें बेइख्तियार नम हो गई, मगर उसने फारिस से मजीद कुछ ना कहा था। बेहद खामोशी से जाने के लिए उठ गई थी। एक आसूदा सी मुस्कुराहट फारस वजदान के लबों पर आ ठहर गई थी। ये एहसास ही तसल्ली बख्श था कि जो लड़की उसका सुकून बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी उसे बेसुकून करने में कामयाब हो गया है। मगर ये सुकून भी उसकी खुशियों की तरह वक्ती ही था। अगले रोज जब वो जॉगिंग के लिए अपने गार्ड की मौयत में घर से निकला था तो हशाश बशाश चेहरे के साथ वो भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। फारिस ने मुड़कर उसे तब देखा जब गार्ड ने तवज्जो उसकी तरफ दिलवाई थी। सर, आपकी मिसेज। स्याह ट्राउजर पर सफेद कॉटन की कमीज पर गुलाबी रंग का लंबा सा स्वेटर जेब तन किए, गले में दुपट्टे को मफलर की तरह बाल देकर डाले, बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए, वो चमकती हुई रोशन आंखों के साथ उसके पास आकर मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग। व्हाट नॉनसेंस, उसने दबी आवाज में झाड़ा। हैरान कर दिया ना मैंने तुम्हें। कहते हैं इंसान नाराज भी सिर्फ उनसे होता है जिनसे कोई ताल्लुक हो। भला मैं क्यों तुम्हारी बातों को माइंड करने लगी। वो लब भींचे सख्ती से उसकी तरफ देखता रहा। सर, आपकी मिसेज। स्याह ट्राउजर पर सफेद कॉटन की कमीज पर गुलाबी रंग का लंबा सा स्वेटर जेब तन किए, गले में दुपट्टे को मफलर की तरह बाल देकर डाले, बालों की ऊंची पौनी टेल बनाए, वो चमकती हुई रोशन आंखों के साथ उसके पास आकर मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग। व्हाट नॉनसेंस, उसने दबी आवाज में झाड़ा। हैरान कर दिया ना मैंने तुम्हें। कहते हैं इंसान नाराज भी सिर्फ उनसे होता है जिनसे कोई ताल्लुक हो। भला मैं क्यों तुम्हारी बातों को माइंड करने लगी। वो लब भींचे सख्ती से उसकी तरफ देखता रहा। गुज़श्ता शब की तलख कलामी के बाद भी उस लड़की में इतनी सकत थी कि वो अगले रोज ही यूं मुखातिब हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो तो ये तवक्का किए हुए था कि अगले चंद दिनों तक तो वो बात भी नहीं करेगी। और यहाँ नफरत भी एक ताल्लुक होता है। नजर अंदाज करने के लिए किसी को महसूस करना जरूरी है। मैं हैरान हूँ, तुम पिछले 1.5 माह से मुझे नजर अंदाज कर रहे हो, यानी तुम पिछले 1.5 माह से मुझे महसूस कर रहे हो। किसी रोज तुम्हें तुम्हारी ये खुशफहमियां ले डूबेंगी, उसने दांत पीस कर कहा। मैं बहुत अच्छी तैराक हूँ फारिस। बेहतरीन तैराक भी शार्क की खुराक बन जाया करते हैं। शायद इसीलिए वो बर वक्त साहिल पर नहीं पहुंच पाते। तुम पहुंच जाओगे साहिल पर। साहिल पर ही तो खड़ी हूँ मैं। माथे पर त्योरी चढ़ाए वो जॉगिंग ट्रैक पर तेज तेज कदम उठाने लगा। क्या तुम्हें इस बात की फिक्र है कहीं मुझे मेरी खुशफहमियां ना ले डूबे। वो भी उसके पीछे आने लगी। तुम्हारी फिक्र और मुझे होगी। सवालिया आबरू उठाकर उसने जिन निगाहों से जन्नत को देखा वो कराह कर रह गई। वैसे सेल्फ रिस्पेक्ट क्या अपने एक्स हस्बैंड के घर बेच खाई है तुमने। फारिस के कदमों के साथ कदम मिलाती, अपना तनफस काबू में करती जन्नत के कदमों की हरकत मध्यम पड़ गई। ना चाहते हुए भी वो रुक गई थी। वो भी रुक गया था, महज एक लम्हे के लिए। तुम्हें अजीब नहीं लगता। मुझे बहुत अजीब लगता है इस तरह अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भींट चढ़ाकर मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए मेरे आगे पीछे फिरना।
तमस्खर उड़ाता हुआ नरम लहजा था उसका, मगर जन्नत के गाल पर जैसे किसी ने तमाचा दे मारा था। वो हिलकर रह गई थी। जिनकी कश्तियां जला दी जाएं, उन्हें ज्यादा तहम्मुल, ज्यादा सब्र का मुजाहिरा करना होता है। मध्यम सी सरसराहटें पैदा करती खुन्नक हवाएं उसके वजूद पर कपकपी सी तारी कर गई। फारिस बहुत आगे निकल चुका था। उसने एक बार भी मुड़कर जन्नत की तरफ देखने की कोशिश नहीं की थी। जॉगिंग के बाद उसने शावर लिया था और कपड़े बदलकर जब नीचे आया तो जन्नत कमाल ग्लास वॉल के उस पार उसे माली से उलझती और फूलों को तोड़ती नजर आई थी। उसकी आंखों में नागवारी उभर आई। एक मामूल सा बना लिया था इस लड़की ने कि हर रोज कमरे को ताजा फूलों से मुअत्तर करना है। सर झटक कर रिस्ट वॉच पहनते हुए वो मिसेस शेराजी के कमरे में आ गया था। आप तैयार हैं मम्मी? हाँ बेटा। मुकम्मल तैयारी के साथ वो व्हील चेयर पर थी, बस हेड स्कार्फ ले रही थी। आज उनकी डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट थी। वीकली चेकअप के लिए जाना था उन्हें। पठानी भी उनके साथ ही जाया करती थी। मोबाइल पर किसी का नंबर डायल करते हुए उसकी निगाह बेसाख्ता ही दीवार गिर खिड़कियों के सामने रखी ग्लास टेबल पर जा पड़ी। वो ठिठक कर रुक गया। मेज के किनारों के साथ गोल दायरे की सूरत में तरतीब से रखे गुलाब के फूलों पर उसकी नजर यूं ठहरी वो हटा ही ना सका। मसली हुई पंखड़ियां, टूटे हुए पत्तों की लहर और सलामत फूलों का घेराव। याददाश्त के किसी कोने में कोई भूला बसरा मंजर ताजा हुआ था। कोई आवाज गूंजी थी, पर्दा लहराया था और फिर एक एक करके सफेद फूल खिड़की के अंदर गिरते चले गए। गेट वेल सून मार्कर से लिखा पैगाम खिड़की के शीशे पर उभर आया था। फारिस? मिसेस शेराजी की आवाज पर उसने चौंक कर अपने ख्यालात से सर निकाला, फिर मुड़कर उन्हें देखा। आई एम रेडी बेटा। सर हिलाकर वो उनकी जानिब बढ़ गया, मगर वो फूलों की उस तरतीब से लहरों में रखे इन पत्तों से और वस्त में रखी कुछ बिखरी, कुछ टूटी और कुछ मसली हुई इन पंखड़ियों से पीछा ना छुड़ा सका, जिन्होंने कुछ देर के लिए ही सही उसे माजी के हवाले कर दिया था। हमारी इस कागजी शादी को पूरे 2 माह होने को हैं। वो बेड पर नीम दराज लैपटॉप पर काम कर रहा था जब हाथों पर लोशन लगाते हुए वो उससे मुखातिब हुई थी। फारिस ने नजर उठाकर उसे देखा। सोफे पर वो खासे शहाना अंदाज में बैठी थी, फिक्र और अंदेशों से पड़े। क्या तुम्हारा नहीं ख्याल अब हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए? जॉगिंग ट्रैक पर होने वाली गुफ्तगू के बाद उसने अब खामोशी का कुफल तोड़ा था, यानी पूरे 15 घंटों के बाद। ठीक है, मान लिया ये कागजी रिश्ता है, एक मखसूस मुद्दत तक रहेगा, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस मखसूस मुद्दत तक क्या तुम आंखों से तीर, नेज़े, तलवारें मारना बंद नहीं कर सकते? वो उसे नजरअंदाज किए अपना काम करता रहा। अगर हमारी दोस्ती हो जाएगी तो मुझे जरा जरा सी फरमाइश के लिए आंटी के पास नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि मैं डायरेक्ट तुमसे बात कर सकूंगी और इस तरह बहुत सहूलत रहेगी मुझे और तुम्हें भी। क्या ख्याल है? वो खामोश रहा। वो अब खामोश ही रहता था। वैसे फारिस, क्या तुम जानते हो उन लड़कियों की कहानियों में क्या होता है जिनके शोहर हजरात तुम्हारे जैसा रवैया रखते हैं? कुछ देर तक खामोश रहकर कुछ सोचकर उसने इस्तफसार किया था। वो नहीं जानता था और ना ही जानना चाहता था। जन्नत जानती थी और उसे भी बताना चाहती थी, यानी कि शादी की पहली रात नई नवेली दुल्हन को कमरे से बाहर निकाल देना, फिर उसे धमकाना, उस पर रौब जमाना और अपने मामलात से दूर रहने की सख्ती से तलकीन करना, और ये भी बावर करवाना कि शादी सरासर मर्जी के खिलाफ की गई है या फिर इंतकाम के लिए शादी करना पड़ी है, वगैरह वगैरह। पहले मुझे लगता था ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है, अब मुझे लगता है हकीकी जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। एक लम्हे को रुककर उसने कुछ सोचा, फिर अपने ट्रैक पर वापस आ गई। उसके बाद होता यह है कि बेचारी सी रोती सिसकती हीरोइन अपने सड़े हुए खड़ूस शोहर की खिदमतदारियों में जुट जाती है। वो खुद को हालात के हवाले करके उसकी सख्तियां झीलती रहती है, यहाँ तक के शोहर का एक्सीडेंट हो जाता है। फारिस ने स्क्रीन से निगाहें हटाकर सवालिया निगाहों से उसे देखा। ओह शुक्र, वो सुन रहा है। लबों पर उभरती मुस्कुराहट को जन्नत ने बामुश्किल रोका।
हल्का फुल्का सा एक्सीडेंट होता है फारिस, कुछ ज्यादा सीरियस नहीं। अंदाज तसल्ली देने वाला था। शोहर चंद एक हड्डियां तुड़वा कर बिस्तर से लग जाता है। उसके दोस्त अहबाब, सुखी सड़ी गर्लफ्रेंड्स वगैरह वगैरह सब उसे छोड़ देती हैं, मगर जुल्मों की मारी वो दुखी बेचारी और मासूम सी हीरोइन उसे नहीं छोड़ती। आखिर को उसका शोहर है भाई, कोई मजाक थोड़ी है। हालांकि हीरोइन को चाहिए वो इस बंदे की चंद हड्डियां मजीद तोड़ दे, कुछ और ना सही एक अदद थप्पड़ ही झड़ दे, मगर नहीं। खैर ये हमारा मसला नहीं। अब हमारी हीरोइन करती ये है कि उस की खिदमत में लग जाती है, उसका ख्याल रखती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है। शोहर उसका ज़र्फ देखकर शर्मिंदा हो जाता है, पछताओं में घिर जाता है, अफसोस करता रहता है कि इतनी अच्छी लड़की की वो इतना अरसा बेकदरी करता रहा है, उसे रुलाता रहा है। उसने रुक कर फारिस को देखा। वो अब उसे नहीं देख रहा था। कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां तेजी से मुतहरक थी। पछतावा उनसियत को जगह देता है, उनसियत रहम दिल बना देती है, और शायद रहम से ही मोहब्बत जन्म लेती है। फिर वो अपने रवैये की माफी मांगता है, और हमारी प्यारी दुखी मासूम और नरम दिल फरिश्ता सिफ्त हीरोइन उसे फौरन से माफ कर देती है, और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। फारिस ने लैपटॉप जोर से बंद कर दिया। उसका गारत शुदा मूड मजीद गारत हो चुका था। गालबन उसे हैप्पी एंडिंग नहीं, तलाक चाहिए थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिल और इरादों को बदलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इन हीरोइंस की तरह तुम्हारे चंद एक हड्डियां टूटने का इंतजार करना चाहिए, या फिर मुझे अपनी जिंदगी की कहानी को किसी और रुख डाल देना चाहिए, क्योंकि ये तो कन्फर्म है खिदमतदारियों से तुम्हारा दिल पिघलने वाला नहीं। उसने पुरसोच निगाहों से फारिस को देखा। तुम क्या मशवरा दोगे, मुझे क्या करना चाहिए? खासी सोच विचार के बाद उसने पूछा था। जहर खाकर मर जाना चाहिए, है ना? मैंने भी यही सोचा था। शायद इस तरह तुम्हारे इरादों पर कोई फर्क आए, मगर इस तरह होगा ये कि तुम्हारी दिली मुराद पूरी हो जाएगी और मैं खाली खुली कब्र में उतर जाऊंगी। जबकि मुझे अपनी लाइफ स्टोरी में कुछ मुख्तलिफ चाहिए, कुछ ऐसा जिससे हम दोनों की ख्वाहिश पूरी हो जाए। यानी तुम मुझे छोड़ना चाहते हो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दोनों की ख्वाहिश एक ही वक्त में एक साथ पूरी हो जाए। फारिस ने अचंभे से उस लड़की को देखा। होशो हवास में तो थी वो। भला एक ही वक्त में दोनों की मुतजाद ख्वाहिशात कैसे पूरी हो सकती थी? बताओ भी। मर जाओ। उसकी बर्दाश्त अब खत्म हो रही थी। फिर बदरू बनकर तुम्हारे आगे पीछे फिरूं, यही? वो पुरजोश सी हुई। अब अगर दोबारा तुम्हारी आवाज आई तो मैं तुम्हें कमरे से निकाल दूंगा। उसे वार्निंग देकर वो लिहाफ ताने सोने के लिए लेट गया था। जानवर के साथ भी इंसान कुछ वक्त बिताए तो उससे उनसियत हो जाती है। मैं तो फिर इंसान हूँ, मेरे साथ रहकर तुम्हारा दिल भी नरम हो जाएगा। भूल है तुम्हारी, भूल मेरी नहीं तुम्हारी है फारिस वजदान। उसने उठकर लाइट्स ऑफ कर दी, मगर जब सोफे पर बैठी तो किसी ख्याल के तहत उसकी आंखें चमक रही थी। वो आने वाले कल को सोच रही थी, और कल उसने क्या करना था वो प्रोग्राम तरतीब दे चुकी थी। अगले दिन ठीक 11 बजे वो शेराजी एंटरप्राइजेस में उसके ऑफिस के बाहर खड़ी थी। शानदार इमारत की 12वीं मंजिल तक पहुंचने से पहले वो मुख्तलिफ फ्लोर्स पर मुख्तलिफ स्टाफ मेंबर्स से अपना तारुफ करवाती हुई आई थी। वो बिन्नते कमाल थी। शेराजी एंटरप्राइजेस के नौजवान चेयरमैन और सीईओ की ज़ोजाए मोहतरमा जो भी उससे मिला हैरान होकर मिला। खासकर खवातीन स्टाफ तो कुछ ज्यादा ही सदमे में थी। आपने फारिस को बताया तो नहीं कि मैं यहाँ आई हूँ? उसने सदीकी साहिब से कहा था। नहीं, फिलहाल नहीं, उन्हें इल्म नहीं, इस वक्त वो मीटिंग में मसरूफ हैं। फाइनेंस मैनेजर सदीकी साहिब उसे जानते थे। उन्होंने निकाह और वलीमे में शिरकत की थी। उस वक्त भी वो वहाँ मौजूद थे। अच्छी बात है, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। सदीकी साहिब बदबख्त मुस्कुराए। जानते थे उनके बॉस को सरप्राइज कितने बुरे लगते थे। चौथे फ्लोर पर वो यूं ही टहलने लगी। उसने सदीकी साहिब से भी कह दिया कि वो फारिस के ऑफिस तक खुद ही चली जाएगी। दीवार गिर खिड़कियों से शहर का खूबसूरत नजारा करती वो आगे बढ़ती गई। 15-20 मिनट तक टहलती रही, और जब सदीकी साहिब की तरफ से उसे मीटिंग खत्म होने का मैसेज मिला तो वो चंद लड़कियों के साथ लिफ्ट पर सवार हो गई। सुना है फारिस वजदान की मिसेज आई हुई हैं। मैंने भी यही सुना है।
कंपनी की फीमेल स्टाफ के साथ हमारे बॉस इतने रूड हैं, खुदा जाने बीवी के साथ कैसा रवैया होगा। बीवी पर तो जान छिड़कते होंगे। दूसरी ने लुकमा दिया। उसके अकब में खड़ी जन्नत बेसाख्ता हंस दी। तीनों ने मुड़कर उसे देखा। गलती का एहसास होते ही वो मसरूफियत भरे अंदाज में मोबाइल स्क्रीन पर झुक गई। कुछ ही देर में वो 12वीं मंजिल पर फारिस वजदान के ऑफिस के सामने खड़ी थी। सेक्रेटरी ने फोन पर इतला पहुंचा दी थी और उसकी तवक्का के बरअक्स उसे फौरन ही तलब कर लिया गया था। इजाजत मिलते ही वो दरवाजा खोलकर उसके ऑफिस में दाखिल हुई और हैरान रह गई। सफेद रंग की थीम में सजा उसका ऑफिस इंतहाई शानदार था, मगर ऑफिस से भी शानदार तो उसके शोहर का गुस्सा था। शर्ट्स की आस्तीन कोहनियों तक मोड़े, पेशानी पर ढेर सारे बाल डाले, वो गुस्से में था। आंखों में सुर्खी थी, जबड़े भींचे हुए थे, तासुरात पत्थर की तरह सख्त पथरीले से। तुम क्या कर रही हो यहाँ? सर पर पहुंचकर वो दबी आवाज में धाड़ा था। अपने कागजी शोहर का ऑफिस देखने आई थी, इसमें कोई गुनाह है क्या? फारिस को जवाब देकर उसने इश्तियाक के आलम में चारों और निगाह दौड़ाई। फारिस ने मुट्ठियां भींच ली। ऑफिस टेबल पर धरे कुछ डेकोरेशन पीसेस को छेड़ते हुए उसने नेम प्लेट को बगौर देखा। वॉल पर लगी सफेद बुराक घोड़े की पेंटिंग को सराहा। शेल्फ में तरतीब से रखी फाइल्स का जायजा लिया, फिर आराम से टांग पर टांग जमाए काउच पर बैठ गई। कहते हैं सफेद रंग अमन और मोहब्बत की इलामत होता है, तुम्हें क्या लगता है? वो सर्द नजरों से उसे देखता रहा। और ये भी कहा जाता है कि जो लोग इस रंग को पसंद करते हैं उनके मजाज में धीमापन होता है, वो सुलाजू और बुर्दबाद होता है। क्या ऐसा ही है? क्यों आई हो यहाँ? फारिस ने उसके सवालात नजरअंदाज कर दिए। चाय या कॉफी नहीं पूछोगे तुम? जन्नत ने पलकें झपकाई। नहीं, हालांकि आंटी कह रही थी तुम खासे मेहमान नवाज हो। अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ यहाँ से। अब दफा तो मैं तुम्हारे साथ ही हो सकती हूँ, ड्राइवर मुझे ड्रॉप करके जा चुका है। आंटी से मैं कह आई हूँ कि तुमने ही मुझे अपने ऑफिस कॉल करके बुलाया है और आज हम दोनों किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लंच करेंगे। फारिस ने खुद पर बामुश्किल जब्त के पहरे बिठाए थे। कितनी रकम चाहिए तुम्हें? ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर उसने बेहद तहम्मुल से पूछा था। किस लिए? वो हैरान हुई थी। इस ड्रामे को खत्म करने के लिए। तुम्हें लग रहा है मैं एक्टिंग कर रही हूँ? जन्नत को बुरा लगा। तुम ये जो कुछ भी कर रही हो, इसे खत्म करने के लिए क्या लोगी? 1 कप चाय, इटालियन रेस्टोरेंट में, तुम्हारे साथ लंच। फारिस ने बामुश्किल खुद पर काबू पाया। वैसे तुमने अभी तक किसी को बताया नहीं कि तुम मैरिड हो। सब यूं हैरान होते हैं जैसे किसी भूत को देख लिया हो। फारिस ने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। उठो आप। मगर मैंने तो अभी चाय नहीं पी। वो सख्ती से बाजू में उंगलियां गाड़े उसे खींचकर उठाते हुए दरवाजे पर ले आया। हाउ रूड! जन्नत ने अपना आप छुड़ाकर उसे तुंदही से देखा। मैं बहुत मसरूफ हूँ। तुम्हारे इन झूठ मूठ की अदाकारी और 2 नंबरी फरमाइशों की तकमील के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। ड्राइवर को कॉल करो और यहाँ से चलती बनो। दबी आवाज में झाड़ कर उसने दरवाजा खोल दिया। सेक्रेटरी ने बेइख्तियार सर उठाया था। डार्लिंग, सेक्रेटरी के सामने जन्नत का रवैया खासा रोमांटिक हो गया। मैं यहीं बैठकर आपका इंतजार करूंगी, भले से सारा दिन बैठी रहूं, मुझे कोई मसला नहीं। और फारिस का बस नहीं चल रहा था वो इस लड़की को शेराजी इंटरप्राइजेज की 12वीं मंजिल से नीचे फेंक दे। लब भींचकर उसने ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया था, कुछ ज्यादा ही कुव्वत से। मैं देखती हूँ कब तक मुझे बाहर बिठाता है। सीने पर बाजू बांधे वो सेक्रेटरी के ऑफिस में बैठ गई थी। अब सेक्रेटरी और वो दोनों ही एक दूसरे का जायजा ले रही थी और तब ही कॉल मौसूल हुई थी। कुछ सुनकर सेक्रेटरी ने फारिस वजदान से राब्ता किया था। सर, शाह ग्रुप के लॉयर बुरहान लगारी की कॉल आई है। 1 घंटे बाद आपकी उनके साथ मीटिंग है। जन्नत के चेहरे के तासुरात बदल गए। उसकी सोच, उसके ख्याल जामद हुए। वो यहाँ क्यों, किस लिए आई है? सब भूल भाल गई। हलक में उबरती गिल्टी को बामुश्किल नीचे उतारते हुए उसने गाल पर फिसलती लिट को कान के पीछे अड़ासा। सेकंड के 1000वें हिस्से में उसका सुकून धर्म भरम हुआ था।
मैम, आप चाय लेंगी या कॉफी? सेक्रेटरी अब उससे पूछ रही थी। शिद्दत से धड़कते दिल के साथ उसने उसे देखा और उठ खड़ी हुई। कुछ नहीं। वो जो शाम तक फारस के ऑफिस में बैठने के इरादे से आई थी, बैग की स्ट्रिप्स पर हाथ जमाए उसी वक्त वहां से चली गई थी। वो नाम जिसे वो लबों पर लाने से घबराती थी, जब समात में पड़ा था तो कितनी वहशत हुई थी उसे, और यही वहशत आज फिर उसकी नींद हराम करने में कामयाब हो गई थी। अव्वल तो उसे नींद आ ही नहीं रही थी, और जब आई थी तो हकीकत ने ख्वाब का रूप धार कर उसे फौरन से जगा दिया था। पसीने से शराबुर वजूद के साथ वो सर थामे कितनी ही देर तक बैठी रही थी। ऐसा नहीं था कि वो ख्वाबों से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गई थी, मगर जब से उसने फारिस के मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू की थी, तब से ख्वाब किसी हद तक कम हो गए थे। मगर आज फिर हथेली की पुश्त से आंसू साफ करते हुए उसने बेसाख्ता सर उठाकर फारिस को देखा था। सद शुक्र कि वो गहरी नींद में था, सद शुक्र कि वो उसकी वजह से बेआराम नहीं हुआ था। गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज करके वो नीचे आ गई थी। पूरे घर में खामोशी का राज था। लाइट्स ऑन करके वो नमाज वाले कमरे में दाखिल हुई थी। जरका रोशनियों में कमरा खामोशी में डूबा था। आवाज उसके फूले सांस की थी या इस धड़कन की जो उसे कान में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। दिन भर खुद को मजबूत जाहिर करके तन्हाई में वो हर निकाब चेहरे से उतार दिया करती थी। जो वक्त उस आयत के साथ गुजरता था वो हकीकतन उसे अंदर और बाहर से एक ही कर देता था। वो अब जहन को माजी से भटकाने के लिए अपना फोकस इस आयत पर जमा रही थी और गौर कर रही थी, इन सवालों पर जो उसके अंदर सर उठा रहे थे। पिछले एक माह से उसकी यही रूटीन थी। पिछले एक माह से वो अपने अंदर भरते हुए इस शोर से पीछा छुड़ाने के लिए यही कर रही थी। पहले वो नसीब, किस्मत, जिंदगी, मुसाइब, आजमाइश और महरूमियों की भूल भुलैयों में गुम रहा करती थी। अब सुकून की तलाश में वो खुद को इन रोज निशानियों के सुपुर्द करने लगी थी, जो कुछ देर के लिए ही सही उसे दुखो अलाम का दूसरा रुख दिखाने लगते थे। वो राज जो हरूफ में छुपा था वो अभी उस पर अया नहीं हुआ था। वो मानी जो समंदर की तरह गहरे थे उनमें वो गर्क ना हुई थी। सब कुछ मुबहम था, गैर वाजिया, छुपा हुआ, मगर उस रात एक सवाल उस पर अया हुआ था, बगैर जवाब के भी। वो दिन के उजाले की तरह यूं वाजिया हुआ था कि कितनी ही देर तक वो अपनी जगह बैठी रह गई थी। सवाल तुम्हें इस आयत तक लाएगा जन्नत, सवाल ही तुम्हें उसके मानी समझाएगा। अलिफ पर नजर जमाए वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। आजमाइश की वादियों में भटकते हर इंसान को इस आयत पर गौर करना चाहिए। हर मरीज को, हर सकीम को, हर अलील को, हर असीम को। मिसेस शेराजी की आवाज जैसे पलट कर आने लगी। इस आयत का सिर्फ वो मतलब नहीं है जो हम अक्सर पढ़ते या समझते हैं। इसका एक और मतलब उसके हरूफ में कहीं छुपा है, और वो हरूफ पर नजर जमाए खड़ी रह गई थी। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। कमरे की दीवार गिर खिड़कियों पर से पर्दे हटाकर उसने मिसेस शेराजी को देखा, जो सामने ही व्हीलचेयर पर विराजमान कोई किताब हाथ में लिए बैठी थी। सर उठाए अब वो जन्नत को देखने लगी, जो सिंगल सोफे पर उनके सामने बैठ गई थी। मैंने कल बहुत सोचा इस बारे में। वो कप में चाय ढेलने लगी। और कल रात ही मेरे जहन में ख्याल आया, हालांकि मैंने इस आयत को बारहा सुना है, बारहा पढ़ा है, और इसके जरिए अपने नातवा दिल को बारहा तसल्ली भी दी है, मगर मैं कल पहली बार इस पर हैरान हुई हूँ। उसने चाय का कप मिसेस शेराजी को पेश किया था। वो बहुत तवज्जो और यकसुई से सुनते हुए उसकी आंखों में देख रही थी। जन्नत कहाँ तक पहुंच गई है, शायद वो भी जानना चाहती थी। आयत में मुश्किल के लिए लफ्ज उसरी इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है एक मुश्किल। इस हिसाब से देखा जाए तो आसानी के लिए भी यहाँ लफ्ज युसर इस्तेमाल होना चाहिए था, मगर अल्लाह ने लफ्ज युसरा इस्तेमाल किया है अलिफ के साथ। अब वो अपने कप में चाय निकाल रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद युसरा युसर की जमा होगा, मगर जब मैंने इसके जमा मुफरदात वगैरह देखे तो मालूम हुआ ये वो भी नहीं है। इसार दो से जायद आसानियां, तो फिर युसरा क्या है? उसने सर उठाकर मिसेस शेराजी को देखा। ये मेरा पहला सवाल है, अगली बार मैं इस सवाल का जवाब दूंगी आपको।
अब के वो भी मुस्कुराई। मिसेस शेराजी ने मोहब्बत से उसके गाल पर हाथ रखा। मुझे लगा शायद तुम काफी वक्त लोगे। मुझे यही लगा था, मगर कल रात जब मैं बार बार इसे पढ़ रही थी, बार बार इसे खोज रही थी, तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ आयात के मफहूम भी जैसे परतों में छुपे होते हैं। गहरा मतलब समझने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। आपने ठीक कहा था, तो दब्बर पाने के लिए आयात को उनका वक्त देना पड़ता है। मुझे यकीन है तुम उसका जवाब भी पा लोगी। हाँ, मैं ऐसा जरूर कर लूंगी, मगर आपसे एक शर्त पर ही शेयर करूंगी। और वो शर्त क्या है? उन्होंने दिलचस्पी से पूछा। कुछ सोचकर उसने मिसेस शेराजी की तरफ देखा। निचला लब दांतों तले रगड़ते हुए गहरा सांस लेकर खुद को जैसे आने वाले लम्हे के लिए तैयार किया। कुछ हिम्मत मुजतमा की। मैं आपके पोते से मिलना चाहती हूँ। उसने इतना अचानक कहा कि मिसेस शेराजी अपनी जगह साकत बैठी रह गई। उन्होंने जन्नत को बेयकीनी से देखा। मैंने गलती से आपकी और फारिस की गुफ्तगू सुन ली थी। झुकी निगाहों से उसने अपने जुर्म का एतराफ किया। मैं मुंतजिर रही कि शायद आप खुद इस सिलसिले में मुझसे बात करेंगी, मगर मिसेस शेराजी खामोश हो गई। मैं आपके पोते से मिलना चाहती हूँ आंटी, मैं आपके लिए। उन्होंने सर उठाकर जिन निगाहों से जन्नत को देखा, वो चुप हो गई। कितना दर्द था उनकी आंखों में। फारिस को बुरा लगेगा, वो तुमसे नाराज हो जाएगा। और जन्नत उन्हें बता ना सकी कि फारिस तो रोजे अव्वल से खफा है। मैं उसे खबर नहीं होने दूंगी। उसने यकीन दहानी कराई। उसे फिर भी खबर हो जाएगी। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी बीवी हमाद के बेटे से मिले। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। आप मुझे एड्रेस बताएं, मैं खुद। नहीं जन्नत, मेरे बच्चे नहीं। उन्होंने उसे टोक दिया। जाने दो उसे। वो जैसे उस टॉपिक पर मजीद कोई बात नहीं करना चाहती थी, कोई वजाहत नहीं देना चाहती थी, कुछ बताना भी नहीं चाहती थी। एक हकायत उनकी भी तो थी, फारिस की भी, उसके भाई और बच्चे की भी। आंटी, फारिस को बहुत बुरा लगेगा। तुम्हें अपने शोहर के एहसासात का ख्याल होना चाहिए। जन्नत उन्हें हमदर्दी से देख कर रह गई। आखिर कोई इंसान अपनी यतीम भतीजे के लिए इतना संगदिल कैसे हो सकता है? नहीं, वो संगदिल नहीं है। उसे संगदिल मत कहो। मिसेस शेराजी ने जैसे उसकी सोच पढ़ ली थी। जन्नत हैरत से उन्हें देख कर रह गई। बहुत हसास था वो। जब पत्थर हुआ तो पूरी तरह से हुआ, बेहिस हुआ तो हर किसी के लिए हुआ। उसे इल्जाम मत दो जन्नत, मैं भी नहीं देती। उन्होंने चेहरे का रुख मोड़ लिया था। जन्नत अपनी जगह सुन बैठी रह गई थी। मैं बिल्ली पालने का सोच रही हूँ। कफलिंग्स उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए फारिस वजदान ने उसे सर्द नजरों से देखा। वो अभी अभी जरूरी मीटिंग अटेंड करके घर लौटा था और हमेशा की तरह जन्नत कमाल उसके सर पर सवार हो चुकी थी। कोई जरूरत नहीं, जन्नत ने देखा। उसकी नम आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। तुम्हारी जरूरत के नहीं, अपनी जरूरत की बात कर रही हूँ। इस घर में कोई जानवर नहीं आ सकता। फारिस का लहजा हतमी था, इनकार पत्थर पर लकीर जैसा। रोज ही वो कोई ना कोई फरमाइश करती थी, रोज ही वो बेरहमी से रद्द कर देता था। क्यों नहीं आ सकता? वो बहस के मूड में आ गई। क्योंकि मैं नहीं चाहता। और तुम क्यों नहीं चाहते? मैं जवाब देने का पाबंद नहीं। मैं जवाब देने का पाबंद नहीं। जन्नत ने हूबहू उसके अंदाज में नकल उतारी। फारिस वजदान ने रुक कर उसे कड़े तेवरों से घूरा। ये लड़की अब अपनी हद से भर रही थी। सारी पाबंदियां तो सिर्फ मेरे लिए ही है ना? रुक कर उसने तासुब से सर हिलाया। मुझे लगता था तुम मेरे लिए ही बेरहम हो। यहाँ तो बेचारे जानवर भी तुम्हारी नफरत से महफूज नहीं हैं। वो जब्त किए खामोश रहा। जन्नत को ये खामोशी नहीं चाहिए थी। तो अब मैं ये समझूं कि तुम भी इन 10% लोगों में शामिल हो जिन्हें बिल्लियां अच्छी नहीं लगती। उसने बात बढ़ाई। हाँ हूँ। कोई एतराज? वो झंझलाहट का शिकार हुआ था। बाखुदा कोई अल्लाह की इतनी प्यारी तख्लीक को नापसंद कैसे कर सकता है? यकीनन तुमने बिल्लियों को हाथ भी नहीं लगाया होगा, उन्हें करीब से देखा भी नहीं होगा। वो वार्डरोब से कपड़े निकाले वॉशरूम में घुस गया था। जन्नत दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई थी। तुम बिल्लियों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार कर तो देखो, बहुत अच्छा महसूस करोगे। अंदर शर्ट उतारते हुए फारिस वजदान जेरे लब बुड़बुड़ाया।
हाँ, बहुत अच्छा महसूस करूंगा। अंदाज में झंझलाहट नुमाया थी। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे एहसासात की कोई कदर नहीं है, लेकिन बिल्ली वाली बात पर मुझे तुम्हारा एतराज कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, ये घर तुम्हारा है, लेकिन मैं भी तो तुम्हारी बीवी ही हूँ। कागजी ही सही, इतना तो हक रखती हूँ कि। वो रुक गई। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? दरवाजा खुल गया था। स्याह जीन्स पर स्याह शर्ट में मलबूस वो बाहर आ गया। वार्डरोब खोले उसने सफेद रंग का जिम्पर निकाला। मैं कह रही हूँ कि एक छोटी सी बिल्ली। ये क्या बिल्ली बिल्ली लगा रखी है तुमने? जब मना कर दिया है कि नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती, और ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम अपनी मर्जी चला सको। बिगड़े तेवरों के साथ उसे डांट कर वो कमरे से निकल गया था। जन्नत जब्त किए खड़ी रह गई। फिर दिमाग ने ठोका दिया तो तन फन करती उसके पीछे बाहर आ गई। जब मैं तुम्हारी बीवी हूं ही नहीं तो ये शोहरों वाला रोब क्यों दिखाते हो मुझे? सीढ़ियां उतरते फारिस वजदान के कदमों की हरकत थमी। रुक कर सर उठाकर उसने घसेली नजरों से जन्नत कमाल को देखा। मेरा मतलब है। इसके कड़े तेवरों से कुछ खाइफ होकर उसने फौरन बात संभाली। मेहमान हूँ मैं चंद दिनों की, इस वजह से ही लिहाज कर लिया करो। लहजे में मिठास भरकर उसने पलकें झपकाई। मेरे नाना के घर में मेरे पास 3 बिल्लियां थी। बहुत वक्त गुजारे हैं मैंने उनके साथ। यकीन करो शोर नहीं करती हैं, गंद भी नहीं मचाती, प्यार देती भी हैं लेती भी हैं। बहुत अच्छा वक्त गुजरता है उनके साथ। तुम बिल्लियों के साथ वक्त गुजारती हो? फारिस की आवाज में अब के हल्का सा सदमा था। नहीं गुजारा तो नहीं है, गुजारने का सोच रही हूँ। नहीं गुजारा तो नहीं है, उसने सफाई से झूठ बोला, लेकिन गुजारना चाहती हूँ। मिसेस यजदानी की पर्शियन कैट के छोटे छोटे बुलुंगड़े। बस। फारिस ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आज के बाद तुम मिसेस यजदानी के घर नहीं जाओगे। जन्नत का मुंह सदमे से खुला। मगर क्यों? वो एहतजाजन चलाई। मैंने कहा ना, नहीं जाओगी तो बस नहीं जाओगी। उसका लहजा काफी से ज्यादा सख्त हुआ था। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं बिल्ली तुम्हारे सर पर ला बिठाऊंगी। इतना बड़ा घर है तुम्हारा और दिल, बाखुदा तुम्हारा दिल चोंटी जितना भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अगर तुम घर में पेट लाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा वैसे कोई हो भी नहीं सकता। उसके मुंह से निकल गया। कदम उठाते फारिस वजदान ने लब भींच कर उसे देखा। वो रेलिंग पर झुकी हुई थी। मैं बिल्ली का नाम फरीसा रखूंगी। फारिस की मोनस फरीसा हुई ना, या फारसा? उसकी आंखों में शरारत थी, लबों पर मुस्कुराहट। गोया अज़ाइम वाज़िया थे। वो फारिस के हुक्म को किसी खातिर में नहीं ला रही थी। वो रुक गया, गहरी सांस लेकर जैसे अपने मुश्तअल असाब पर काबू पाने की कोशिश की। जन्नत तेजी से सीढ़ियां उतरकर उसके पास आ गई। मैं जान गई हूँ, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब मैं आंटी से ही बात करूंगी। इतरा कर कहते हुए वो सीढ़ियां उतरने ही लगी थी कि फारस ने उसे बाजू से पकड़कर एक झटके से रोका। उसका पूरा वजूद हिलकर रह गया। क्या चाहती हो तुम? दांत पीसकर खतरनाक तेवरों के साथ जरा सा उसकी तरफ झुका। बिल्ली के अलावा। जन्नत के लबों पर फातहाना मुस्कुराहट बिखर गई। उसने खला हम्म, उसने खला में यूं निगाह दौड़ाई जैसे कुछ सोच रही हो। मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? शहादत की उंगली ठोड़ी पर मुतहरक थी। ओह हाँ, मैं चाहती हूँ आज तुम मुझे डिनर पर ले जाओ, खुद से ले जाओ, मुझे आंटी से ना कहना पड़े। चंद लम्हों तक उसे घूरते रहने के बाद उसे झटके से छोड़कर सीढ़ियां उतर गया। तो क्या मैं इसे हाँ समझूं? वो अकब में चलाई। आज की रात मैं 9 बजे तैयार होंगी फारिस। और फारिस अजलत में कदम उठाता सदर दरवाजा अबूर कर गया था। स्याह रंग का हल्के काम वाला फ्रॉक उस पर काफी जच रहा था। शहद बालों को जूड़े की शक्ल दिए, लाइट सा मेकअप किए, वो खुशगवार तासुरात के साथ फारिस वजदान के सामने इटालियन रेस्टोरेंट में मौजूद थी। खाना सर्व किया जा चुका था। ब्लैक 2 पीस सूट में मलबूस वो पथरीले तासुरात के साथ हमेशा की तरह खामोश बैठा था। जन्नत खाना मजे ले लेकर खा भी रही थी और बातें भी कर रही थी। आंटी ने हनीमून की बात की थी। तुमने कहा था तुम सोचोगे, कुछ प्लान करोगे। अब जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कुछ प्लान करो यार। थोड़ा मैं भी इंजॉय कर लूंगी, आउटिंग हो जाएगी मेरी भी। फारिस का सर दुखने लगा। कोई आधे घंटे से वो उसकी बातें सुन रहा था। मजाल है जो वो एक लम्हे के लिए भी खामोश हुई हो। कुछ सोचकर जन्नत ने बैग से मोबाइल निकालकर फारिस के सामने स्क्रीन लहराई।
गैस करो, मैंने तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर किस नाम से सेव किया है? बंद मुट्ठी पर थोड़ी जमाए, वो सर्द नजरों से उसे देखता रहा। दूसरे हाथ की उंगलियां मेज पर मुतहरक थी, गोया वो मुंतजिर था कि कब मोहतरमा खाना खत्म करे और वापसी की राह लें। तुमने गलत गैस किया, खुद ही जवाब देकर जन्नत ने स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट लिस्ट खोलकर सामने की। बेशुमार नीले पीले दिलों के दरमियान लिखा था, माई कागजी हस्बैंड। वो हंस दी। फारिस लब भींच कर रह गया। तुमने किस नाम से सेव किया है मेरा नंबर? अब वो उससे पूछ रही थी। मैं फजूल लोगों के नंबर सेव नहीं करता। वो सीधा हो बैठा। मैं तो करती हूँ। जबरे बिंचे वो खिड़की से बाहर देखने लगा। आसमान पर बादल फैल रहे थे। हर जगह से मुझे ब्लॉक किया हुआ है तुमने। फायदा नंबर देने का। नैपकिन से हाथ साफ करते हुए वो बस चंद लम्हों के लिए खामोश हुई थी, फिर बोली, दोस्ती करोगे मुझसे? बहुत अच्छी लड़की हूँ मैं, आखिरी दम तक साथ निभाऊंगी। फारिस ने एक लख्ते के लिए उसे देखा, फिर मेज पर कोहनियां जमाते हुए आगे हुआ। और ये दोस्ती की ऑफर तुम कितने लोगों को कर चुकी हो? जन्नत के लबों से मुस्कुराहट उड़न छू हो गई। ऐसे ही ख्याल आया तो सोचा पूछ लूं। उसकी कैफियत से महफूज होते हुए उसने अपनी बात जारी रखी। कहीं तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने इसी वजह से तो तुम्हें डिवोर्स नहीं दे दी? तुम अब अपनी हद क्रॉस कर रहे हो फारिस। जन्नत का चेहरा जज्बात की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था। हद क्रॉस नहीं कर रहा, तुम्हें हद में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, काटदार लहजे में कहते हुए उसने जन्नत की तरफ देखा। तलाक उसने दी थी या तुमने ली थी? जन्नत को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन पर पांव रखकर मसला जा रहा हो। फारिस का हर सवाल ऐसा ही था, अजियत की दो धारी तलवार की तरह। तुम्हारी 6 बहनें हैं, इनमें से कोई एक भी तुम्हारी शादी में शरीक नहीं हुई। जहाँ तक मुझे इल्म है खासा बड़ा खानदान है तुम्हारा, मगर कोई एक रिश्तेदार भी तुम्हारी शादी पर नहीं था, मासवाए सायरा आंटी के। मुठियां भींचे, लब बाहम पैवस्त किए, वो जब्त के कड़े मराहिल से गुजर रही थी। इतने अच्छे मूड के साथ उसे डिनर पर लाकर वो इस तरह की बातें करेगा, अगर उसे इल्म होता तो यकीनन वो ना आती। मेरे किरदार पर मत आओ फारिस, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। उसने उसे बाज रखने की कोशिश की थी। वरना क्या करोगी? लबों पर इस्तेहज़ाहिया मुस्कान लिए उसने भूमें उचका कर उसे ललकारा। गुस्सा, गम, बेबसी। जन्नत ने हलक में उबरते आंसुओं के फंदे को बामुश्किल नीचे उतारा। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। तुम्हारी मालूमात निकलवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मैं तुम में इतनी सी भी दिलचस्पी नहीं रखता कि अपने आदमियों को तुम्हारे हवाले से ऑर्डर देता फिरूं। लेकिन जिस रोज ऐसा करूंगा उस रोज तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। इसलिए आखिरी वार्निंग दे रहा हूं मैं तुम्हें। मेरे घर में रहना है तो अपनी हदूद में रहो, ये आखिरी वार्निंग है। वेटर को बुलाकर पेमेंट अदा करके वो जाने के लिए उठ गया था और जन्नत कमाल अपनी जगह बैठी रह गई थी। गाल पर फिसलती लिट को कान के पीछे अड़कते हुए उसने आंसू पीने की नाकाम कोशिश की थी। वो फारिस के साथ आई थी, मगर वो फारिस के साथ वापस नहीं गई थी। वो रेस्टोरेंट में अपनी जगह बिल्कुल खामोश बैठी बार बार टिश्यू से आंखें पोंछ रही थी, पेशानी पर बिखरते बालों को समेट रही थी, खुश्क लबों को काटती और खिड़की से बाहर शिद्दत से बरसती बारिश को यूं देख रही थी जैसे वो यहाँ आई ही इसलिए थी, तन तन्हा इसी बारिश को एंजॉय करने, जो इस उस पर अब वहशत सी तारीख कर रही थी। बिला आखिर अपना हैंड बैग कंधे पर डालते हुए वो जब्त करके उठ गई थी। सीढ़ियां उतरकर उसने मेन रोड की जानिब कदम बढ़ा दिए। पार्किंग एरिया की तरफ उसने जाने की कोशिश नहीं की थी। वो जानती थी कि फारिस अब तक जा चुका होगा। अगर ना भी गया होता तो तब भी उसके साथ जाने के लिए फिल वक्त आमादा नहीं थी। कोई आपके मुश्किल से ठीक होते जख्मों को एक ही लम्हे में उधेर कर रख दे तो आप यही करते हैं। वो भी यही कर रही थी। रोना भी बहुत आ रहा था और वो रोना भी नहीं चाहती थी। घर जाने की भी जल्दी थी और घर पहुंचना भी ना चाहती थी। वो फुटपाथ पर कदम उठाती आगे बढ़ने लगी। मोबाइल बैग में था। वो ड्राइवर को कॉल कर सकती थी, मगर ड्राइवर भी तो फारिस का था। हवा जरा तेज हुई तो उसने भी रफ्तार बढ़ा ली। अल्लाह इसकी तुम्हें वो सजा देगा जन्नत जो तुम ताउम्र याद रखोगी।
सड़क किनारे उसके करीब ही फारिस की गाड़ी रुक गई थी। वो झुके सर के साथ खामोशी से कदम उठाती रही। बीच रास्ते में जब फारिस ने उसे बाजू से पकड़कर रोका तो उसने दुरुस्ती से अपना आप छुड़ाया था। आधे घंटे से गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम। उसका पारा चढ़ा हुआ था। गुस्सा, नाराजगी, खुफगी सब भुलाकर जन्नत सदमे से फारिस वजदान को देख कर रह गई। आधे घंटे से वो उसका इंतजार कर रहा था। आधे घंटे से ये मौजज़ा कब, कैसे, क्यों का रूनुमा हुआ? मैंने सोच लिया था कि अब तुमसे तलाक लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। खड़े खड़े बड़े आराम से उसने हाथ की पुश्त से आंसू साफ किए। लेकिन अब इरादा मुलतवी कर दिया है। तुम इंतजार कर रहे थे मेरा। ये एक खुश आइन बात है। सद्दीकी अंकल ने कहा था तुम इंतजार किसी का नहीं करते। एक इस्तेहकाक से उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। एक अदा से बैठ भी गई। फारिस की सारी धमकियां धरी की धरी रह गई। वो हक्का बक्का अपनी जगह खड़ा रह गया। क्या हुआ, घर नहीं जाना क्या? अब के गाड़ी का शीशा नीचे करके जन्नत ने अपना सर बाहर निकाला। लब भींच कर उसने जन्नत को देखा। तुम्हारी वजह से जितने आंसू मेरे जाया हुए हैं उनके बदले एक आइसक्रीम तो लाजमी बनती है, वो कह रही थी। खुद पर जब्त के पहरे बिठाते हुए वो गाड़ी में बैठ गया। दरवाजा कदरे जोर से बंद हुआ। अपना बैग खंगालते हुए जन्नत ने यकदम ही जिच होकर उसे देखा। बख्श दो इन दरवाजों को, अल्लाह के लिए। तुम अपना मुंह बंद रखो। हाँ, तो मैंने कुछ कहा? आंटी ही कहती हैं तुम बेजान चीजों का बहुत ख्याल रखते हो। एक खराश तक नहीं आने देते अपनी गाड़ी को। मगर ये दरवाजा क्या सोतेला है? वो लब भींचे गाड़ी ड्राइव करने लगा। जन्नत भी खामोशी से बाहर देखती रही थी।